कहानी का नाम कहाँ हो तुम। अवनी अपने कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो उसने देखा बहुत तेज बारिश हो रही है। ओ नो, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। उसने परेशान होते हुए अपने आप से कहा, इतनी तेज बारिश में तो छाता भी नाकामयाब हो जाता है, और ऊपर से ये तेज हवा, वो पानी के बौछारें जो उसे लगातार गीला कर रही थी। सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। जरा सा चूके नहीं कि सड़क पर नीचे गिर जाओ। लाख संभलने की कोशिश करने पर भी हवा का आवेग छाते को बार बार उसके हाथों से छुड़ा ले जा रहा था। ऐसे में अगर ऑटो रिक्शा मिल जाता तो कितना अच्छा होता, पर जितने भी ऑटो रिक्शा दिखे वे सवारियों से लदे हुए थे। उसने एक ठंडी सी आह भरी और पैदल ही रवाना हो गई। उसे लगा जैसे मौसम ने उसके खिलाफ कोई साजिश रची हो। झुंझलाहट से भरी धीरे धीरे वे अपने घर की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक किसी ने उसके आगे स्कूटर रोका। उसने छाता हटाकर देखा तो वही शांतनु था। हेलो अवनी, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो। यार, कॉलेज से घर जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी। इस तरह भीगते हुए क्यों जा रही हो। तू खुद भी तो भीग रहा है, देख। ओके, अब तुम छाते को बंद करो और जल्दी से मेरे स्कूटर पर बैठो। ये बारिश रुकने वाली नहीं, समझी। अवनी ने छाता बंद किया और किसी यंत्र चालित गुड़िया की तरह चुपचाप उसके स्कूटर पर बैठ गई। आज उसे शांतनु बहुत भला लग रहा था, जैसे डूबते को कोई तिनका मिल गया हो। हालांकि दोनों भीगते हुए घर पहुंचे, पर अवनी खुश थी। घर पहुंची तो देखा माँ ने चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हैं। उनकी खुशबू सही वे खिंचती हुई सीधी रसोई में पहुंच गई और प्लेट में रखे पकोड़ों पर हाथ साफ करने लगी तो माँ ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया और बोली, ना ना अवनी, ऐसे नहीं। पहले मैं हाथ मुंह धो कर आ, और अपने कपड़े देख, पूरे गीले हैं। जुकाम हो जाएगा। जा पहले कपड़े बदल ले। पापा और भैया बालकनी में बैठे हैं, तुम भी वहीं आ जाना। भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। माँ है कि ये बुदबुदाती सी वे अपने कमरे में गई और जल्दी से फ्रेश होकर अपने दोनों भाइयों के बीच आकर बैठ गई। छोटे वाले मुकेश भैया ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, पगली, इतनी बारिश में भीगती हुई आई है। एक फोन कर दिया होता तो मैं तुझे लेने आ जाता। हाँ भैया, इतनी परेशान हुई और कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिला। वे तो भला हो शांतनु का, जो मुझे आधे रास्ते में मिल गया, वरना पता नहीं आज क्या होता। इतना कहकर वे किसी भूखी शेरनी की तरह पकौड़ों पर टूट पड़ी। अब बारिश कुछ कम हो गई थी और ढलते सूरज के साथ आकाश में रेनबो धीरे धीरे आकार ले रहा था। इतना मनोरम दृश्य था। बालकनी की दीवार पर हाथ रखकर मैं कुदरत के इस अद्भुत नजारे को निहार रही थी कि माँ ने पकोड़े की प्लेट देते हुए कहा, ले अवनी, ये मिसेस मुखर्जी को दे आ। उसने प्लेट पकड़ी और पड़ोस में पहुंच गई। घर के अंदर घुसते ही उसे हीक सी आने लगी। उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। उसकी ऐसी मुख मुद्रा देखकर शांतनु की हंसी छूट गई। वह ढाका लगाते हुए बोला, भीगी बिल्ली की नाक तो देखो कैसे सिकुड़ गई है। ये सुनकर अवनी गुस्से में उसके पीछे भागी और उसकी पीठ पर एक ढोल जमाई। शांतनु हुआ करता हुआ बोला, तुम लड़कियां कितनी कठोर होती हो, किसी के दर्द का तुम्हें एहसास तक नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, बड़ा आया, दर्द का एहसास नहीं होता। मुझे चिढ़ाएगा तो ऐसे ही मार खाएगा। मिसेस मुखर्जी रसोई में मछली तल रही थी, जिसकी बदबू से अवनी की हालत खराब हो रही थी। उसने पकोड़ों की प्लेट उन्हें पकड़ाई और बाहर की ओर लपकते हुए बोली, मैं तो जा रही हूँ पापा, वरना इस बदबू से मैं बेहोश हो जाऊंगी। मिसेस मुखर्जी ने हंसते हुए कहा, तुमको मछली की बदबू आती है, लेकिन अपनी अगर तुम्हारी शादी किसी बंगाली घर में हो गई तब क्या करेगी। बंगाली लोग प्यारी लड़की को लाली कहकर बुलाते हैं। शांतनु की माँ को अवनी के लाल लाल गालों पर मुस्कान बहुत पसंद थी। वह अक्सर उसे कॉलेज जाते हुए देखकर छेड़ा करती थी, अवनी तुम ही खूब सुंदर लागछी, देखो कोई तुम्हें उठाकर न ले जाए। शांतनु ने सच ही तो कहा था। अवनी को उसके दर्द का एहसास कहाँ था। फिर जब भी उसे देखता उसके दिल में दर्द होता था। अवनी अपनी लंबी लंबी दो चोटियों को पीठ के पीछे फेंकते हुए अपनी बड़ी बड़ी और गहरी आंखें कुछ यूं घुमाती है कि उन्हें देखकर शांतनु के होश उड़ जाते हैं। और जब बात करते करते वह अपना निचला होंठ दांतों के नीचे दबाती है तो
उसकी हर अदा पर फिदा शांतनु उसकी अदाओं पर मर मिटता है। पर अवनी को से वह इस बात को कहे तो कैसे कहे? कहीं ऐसा ना हो कि अवनी ये बात जानने के बाद उससे दोस्ती ही तोड़ दे, फिर उसे देखे बिना, उससे बात किए बिना वे जी ही नहीं पाएगा ना। बस यही सोचकर मन ही मन में लिए अपने प्यार को किसी कीमती हीरे की तरह मन में छिपाए उसे छिप छिप कर देखते हैं। आमने सामने घर होने की वजह से उसकी ये ख्वाहिश तो पूरी ही हो ही जाती है। कभी बाहर जाते हुए तो कभी बालकनी में खड़ी अपनी उसे दिखी जाती है, पर वह उसे छिप कर देखता है अपने कमरे की खिड़की से। शांतनु क्या सोच रहा है? अपनी उसके पास खड़ी चिल्ला रही थी, इस बात से बेखबर वह उसी के ख्यालों में खोया हुआ है। कितना फासला होता है ख्वाब और उसकी ताबीर में। ख्वाब में वह उसके जितनी नजदीक थी, असल में उतनी ही दूर। जितना खूबसूरत उसका ख्याल था, क्या उसकी ताबीर भी उतनी ही खूबसूरत थी? हाँ, मगर ख्वाब और उसकी ताबीर के बीच फासला मिटाना उसके वश की बात नहीं थी। तू चल मेरे साथ, अपनी उसे खींचते हुए स्टडी टेबल तक ले गई। कल सर ने मैथ्स का ये नया चैप्टर सॉल्व करवाया है, लेकिन मेरे तो भेजे में कुछ नहीं बैठा। अब तू ही कुछ समझा देना। अवनी को पता था शांतनु मैथ्स का मास्टर है, इसलिए जब भी उसे कोई सवाल समझ नहीं आता तो वो शांतनु की मदद लेती है। कितनी बार कहा था माँ से कि मैथ्स मेरे बस का रोग नहीं, लेकिन वह सुनती ही नहीं। अब निशा को ही देख, आर्ट्स लिया है उसने, कितनी फ्री रहती है। कोई पढ़ाई का बोझ नहीं, यहाँ तो बस एक कलम घिसते रहो, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। इतनी बकबक में दिमाग लगाने के बजाय थोड़ा पढ़ाई में लगाया होता तो सब समझ में आ जाता। मेरा और मैथ्स का तो शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है शांतनु। शांतनु 1 घंटे तक उसे समझाने की कोशिश करता रहा, पर अवनी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। तुम सही कहती हो अवनी, ये मैथ्स तुम्हारे बस की नहीं है। तुम्हारा तो इसमें पास होना भी मुश्किल है यार। शांतनु ने अपना सिर ढूंढते हुए कहा तो अवनी को हंसी आ गई। वह जोर जोर से हंसे जा रही थी और शांतनु से एक अपलक निहारते जा रहा था। उसके जाने के बाद शांतनु तकिए को सीने से चिपकाए अवनी के ख्वाब देखने में मग्न हो गया। जब वह उसके पास बैठी थी तो उसके लंबे खुले बाल पंखे की हवा से उड़कर बार बार उसके कंधे को छू रहे थे, और इत्र में घुली मदहोश करती उसकी सांसों की खुशबू ने शांतनु के होश उड़ा दिए थे। पर उससे अपने मन की इन कोमल संवेदनशील भावनाओं को दिल में छुपा कर रखने में, इस दबी छिपी सी चाहत में शायद उसके दिल को ज्यादा सुकून मिलता था। कहते हैं ना, अगर प्यार हो जाए तो उसका इजहार कर देना चाहिए, मगर क्या ये इतना आसान होता है? और फिर दोस्ती में ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो दिल है शीशे सा नाजुक होता है। जरा सी ठेस लगी नहीं कि क्षण से टूट कर बिखर जाता है। इसलिए अपने नाजुक दिल को मना मना कर दिल में प्रीत का ख्वाब संजोए। शांतनु अवनी की दोस्ती में ही खुश था, क्योंकि इस तरह वे दोनों जिंदा दिली से मिलते जुलते और हंसते खेलते थे। अवनी भले ही शांतनु के दिल की बात ना समझ पाई हो, पर उसकी सहेली रमा ने ये बात भांप ली थी कि शांतनु के लिए अवनी दोस्त से कहीं बढ़कर है। उसने अवनी से कहा भी था, तुझे पता है अवनी, शांतनु दीवाना है तेरा। और ये सुनकर खूब हंसी थी वे और कहा था, दत्त पगली, वे मेरा अच्छा दोस्त है। एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल घड़ी में ना जाने कैसे किसी सुपरमैन की तरह मेरी मदद के लिए पहुंच जाता है। और फिर ये कहाँ लिखा है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते? इस बात को दिल से निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैंने कई बार उसकी आंखों में तेरे लिए उमड़ते प्यार को देखा है। पगली, चाहता है वे तुझे। तेरा तो दिमाग खराब हो गया लगता है। उसकी आंखें ही पड़ती रहती है, कहीं तुझे ही तो उससे प्यार नहीं हो गया। कहे तो तेरी बात चलाएं, तुझे तो समझाना ही बेकार है। रमा, सच कहूँ तो मुझे ये बातें बकवास लगती हैं। मुझे लगता है हमारे माता पिता हमारे लिए जो जीवन साथी चुनते हैं वही सही होता है। मैं तो अरेंज मैरिज में ज्यादा विश्वास रखती हूँ। 7 फेरों के बाद जीवन साथी से जो प्यार होता है वही सच्चा प्यार होता है। और वह प्यार कभी उम्र के साथ कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता ही है। रमा आंखें फाड़े अवनी को देख रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि तू इतनी ज्ञानी है, धन्य हो। आपके चरण कहाँ हैं देवी? और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके बाद कभी रमा ने ये बात नहीं छेड़ी।
पर उसे इस बात का एहसास जरूर था कि एक ना एक दिन ये एक तरफा प्यार शांतनु को तोड़ कर रख देगा। पर कुछ हालात होते ही ऐसे हैं जिन पर इंसान का बस नहीं चलता। अब घर में भी अवनी की शादी के चर्चे चलने लगे थे, जिन्हें सुनकर वह मन ही मन बड़ी खुश होती थी कि चलो, अब कम से कम पढ़ाई से तो छुटकारा मिलेगा। सुंदर तो थी ही वह, इसलिए रिश्तों की लाइन सी लग गई थी। उसके दोनों भाई हंसते हुए चुटकी चुटकी लेते थे, तेरी तो लॉटरी लग गई अपनी, लड़कों की लाइन लगी है तेरे रिश्तों के लिए। ये तो वही बात हुई, एक अनार और 100 बीमार। मम्मी देखो ना भैया को, ये कहकर वह शर्मा जाती थी। अवनी और रमा बड़े गौर से कुछ तस्वीरें देखने में मगन थी। अवनी तस्वीरों को देख देख कर टेबल पर रखती जा रही थी। फिर अचानक एक तस्वीर पर उन दोनों सहेलियों की निगाहें थम गईं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अवनी की आंखों में चमक साफ साफ बता रही थी कि उसे ये लड़का पसंद आ गया है। गोरा रंग, अच्छी कद काठी और पहनावा, ये सारी चीजें उसके शानदार व्यक्तित्व की झलकियां लग रही थी। रमा ने भौहें उचका कर इशारा किया तो अवनी ने पलक झपक दी। रमा बोली, तो ये है हमारे होने वाले जीजा जी। उसने तस्वीर अवनी के हाथ से खींच ली और भागने लगी। रमा की बच्ची दे मुझे, कहती अवनी उसके पीछे भागी, पर रमा ने एक ना सुनी। तस्वीर ले जाकर अवनी की मम्मी को दे दी और बोली, ये लो आंटी, आपका होने वाला दामाद। मानिए तस्वीर। पहले तस्वीर को फिर अवनी को देखा तो वह शर्मा कर वहां से भाग गई। लड़का डॉक्टर था और उसका परिवार भी काफी संपन्न व उच्च विचारों वाला था। एक लड़की जो भी गुण अपने पति में चाहती है, वे सारे गुण उसके होने वाले पति अमन में थे। और क्या चाहिए था उसे? उसकी जिंदगी तो संवरने जा रही थी, और वे ये सोच भी कर खुश भी थी कि अब शादी हो जाएगी तो पढ़ाई से पीछा छूटेगा। उसने जितना पढ़ लिया काफी था, पर लड़के वालों ने कहा कि उसका ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद ही वे शादी करेंगे। अवनी की सहमति से रिश्ता तय हुआ और आनंद फानंद में सगाई की तारीख भी पक्की हो गई। सगाई के दिन शांतनु और उसका परिवार वहां मौजूद नहीं था। उसकी दादी की बीमारी की खबर सुनकर वे लोग गांव चले गए थे। गांव से लौटने में उन्हें 15 दिन लग गए। वापस लौटा तो सबसे पहले अवनी को ही देखना चाहता था शांतनु, और अवनी भी उतावली थी अपने सबसे प्यारे दोस्त को सगाई की अंगूठी दिखाने के लिए। जैसे ही उसे पता चला कि शांतनु लौट आया है, वह दौड़ी दौड़ी चली आई शांतनु के घर। शांतनु की नजर खिड़की के बाहर उसके घर की ओर ही लगी थी। जब उसने अवनी को अपने घर की ओर आते देखा तो वह सोच रहा था आज कुछ भी हो जाए, वह उसे अपने दिल की बात बताकर ही रहेगा। उसे क्या पता था कि उसकी पीठ पीछे उसकी दुनिया उजाड़ने की तैयारी हो चुकी है। शांतनु बाबू, किधर हो? अवनी शोर मचाती हुई अंदर दाखिल हुई। हेलो अवनी, आज खूब खुशी लागची तमी? शांतनु की माँ ने उसके चेहरे पर इतनी खुशी और चमक देखकर पूछा। बात ही कुछ ऐसी है आंटी, ये देखो। ऐसा कहकर उसने अपनी अंगूठी वाला हाथ आगे कर दिया और चहकते हुए अपनी सगाई का किस्सा सुनाने लगी। शांतनु पास खड़ा सब सुन रहा था। उसे देखकर अवनी उसके पास जाकर अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहने लगी, देखना कैसी है ना सुंदर? अब ऐसा मुंह बनाकर क्यों खड़ा है? अरे यार, तुम लोग गांव गए थे और मुहूर्त तो किसी का इंतजार नहीं करता ना, बस इसीलिए तू चिंता मत कर, तुझे पार्टी जरूर दूंगी। शांतनु मुंह फेर कर खड़ा था, शायद वह अपने आंसू छिपाना चाहता था। फिर वह वहां से चला गया। अवनी उसे आवाज लगाती रह गई, अरे शांतनु सुन तो, क्या हुआ? अवनी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, पर वह वापस नहीं आया और दोबारा उसे कभी नहीं मिला, क्योंकि अगले दिन ही वह शहर छोड़कर गांव चला गया। अवनी सोचती ही रह गई, आखिर क्या गलती हुई उससे जो उसका प्यारा दोस्त उससे रूठ गया। उसकी शादी हो गई और वह अपनी गृहस्थी में रम गई, पर शांतनु जैसे दोस्त को खोकर कई बार उसका दुखी मन पुकारा करता, कहाँ हो तुम? दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कहाँ हो तुम कैसी लगी? प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।